नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पूर्वोत्तर में डरा रहा है कोरोना। जी हां, इस वक्त पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो वहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों पर उत्तर भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेशक कुछ राज्यों में कमजोर पड़ रही है, लेकिन पूर्वोत्तर में ये अभी भी चिंता का सबब है। पूर्वोत्तर के राज्य में करीब 37 जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। पिछले एक हफ्ते में पूर्वोत्तर के राज्य में कोरोना के मामले अचानक से तेज हुए। हालात ये है कि हर 5 में से तीसरा ऐसा जिला जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है तो पूर्वोत्तर के राज्यों का ही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 5 में से 11 जुलाई के बीच में देश में करीब 58 जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। इनमें से 37 जिले पूर्वोत्तर राज्यों के हैं और उसके साथ ही जिस बाबत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की है, जहां पर पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 10% से अधिक था। और आपको बता दें कि इनमें से 37 जिले पूर्वोत्तर राज्यों के। मंत्रालय के मुताबिक भारत में इस समय कोरोना वायरस के लगभग 80% मामले 90 जिलों में देखे जा रहे हैं और उनमें से 14 उत्तर पूर्व से हैं। जुलाई की शुरुआत में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा सहित 6 राज्यों में स्थिति के आकलन के लिए टीमें भेजी थी। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने हाल ही में एक पत्र में कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कोरोना केसेस का बढ़ना चिंता का विषय है। राज्य में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 16.2% है और यही कारण था कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इन सभी राज्यों के सामने चिंता व्यक्त की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि बड़ी संख्या में आरटीपीसीआर टेस्ट किए जाएं और अभी इन राज्यों में बड़ी संख्या में सिर्फ एंटीजन टेस्टिंग की जा रही है, जिसे कम सटीक माना जाता है। मौजूदा वक्त में असम में 19,594, मणिपुर में 7,520, मिजोरम में 4,336, मेघालय में 4,110, त्रिपुरा में 4,100, अरुणाचल प्रदेश में 3,918, सिक्किम में 2,225, नागालैंड में करीब 959 केस हैं। बड़े राज्यों के मुकाबले संख्या के हिसाब से भले ही पूर्वोत्तर में मामले कुछ कम दिखते हों, लेकिन यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से काफी अधिक है। साथ ही इन राज्यों के जिलों का पॉजिटिविटी रेट भी डराने वाला है, जो कि दूसरी लहर के खत्म न होने और तीसरी लहर के आने के संकेत देता है। सवाल यह है कि पूर्वोत्तर में आखिर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा क्यों है? कोरोना के मामले वहां क्यों बढ़ रहे हैं? क्या आरटीपीसीआर टेस्ट न होना इसकी मुख्य वजह है? क्या लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं? इन राज्यों में किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, पड़ताल करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बाकायदा चिंता बढ़ती जा रही है और इस बाबत बैठक भी की गई है, बातचीत भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। लेकिन यहाँ पे क्या जरूरत है एहतियात बरतने की? क्या यहाँ पे किस तरीके के जो संसाधन है उनको जुटाने की जरूरत है? क्या एहतियात यहाँ पे बरतने की जरूरत है और क्या कुछ करने की जरूरत है इस दिशा में ताकि कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके? बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ हैं। और इसके अलावा डॉक्टर अनिता रमेश, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल की, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर अनिता रमेश, अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर स्थिति ज्यादा गंभीर है। हालांकि पूरे देश के आंकड़ों के हिसाब से जो पॉजिटिविटी दर है वो कम हुई है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, चिंता का विषय बनी हुई है। इसके पीछे क्या कारण मानकर चला जाए? प्राइम मिनिस्टर सबके चीफ मिनिस्टर को साथ एक साथ मिलकर के अभी बैठक बना रहे हैं, क्योंकि चिंता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वाले स्टेट्स में, जैसे मिजोरम, मणिपुर, असम, मणिपाल, उसमें क्योंकि उसमें दिखाई दे गया पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। 10% उनका पॉजिटिविटी रेट है। उसके साथ साथ ये भी दिखाई दे गया है 90% ऑफ द वायरस आइसोलेटेड है, इट्स कम फ्रॉम डेल्टा प्लस। सो ये भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग में दिखाई दिया, पर्टिकुलरली मिजोरम का जो रिपोर्ट है, तो इसी से बहुत ही चिंता का बात है। और अभी इसी समय क्यों इतना वायरस ज्यादा बढ़ रहा है और क्या हमारा टेस्टिंग बढ़िया है, ये तो बात है। उसके साथ साथ ये भी है वैक्सीनेशन थोड़ा कम चल रहा है। एक वैक्सीन अभी नहीं हमारे पास सप्लाई नहीं है और आदमी को देखा जाता है वो लोग ट्रैवल शुरू कर दिए हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। तो इसी हिसाब से काफी अनकोविड बिहेवियर जो हमको करना चाहिए था, जैसे मास्क लगाना है, 2 मीटर का दूरी मेंटेन करना है, सैनिटाइजर, वो सब छोड़ दिए हैं। इसी वजह से हमारे पास एक केसेस बढ़ रहा है, डेल्टा प्लस भी ज्यादा है। उसके बाद आदमी पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मान रहा है और काफी टेस्टिंग भी ज्यादा है। सो इसी से उनका इसी स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया,
इसीलिए हमारा प्राइम मिनिस्टर और अभी लाइव उनके साथ मीटिंग चल रहा है। ये आपने सही ढंग से बताया है, ये बहुत चिंता का बात है, क्यों मई पे बढ़ रहा है केसेस। बिल्कुल। और यहाँ डॉक्टर भार्गव, अगर जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि असम में भी 19,000 से ऊपर के आंकड़े हैं, लगभग 19,594। मणिपुर में भी 7,520 के करीब आंकड़े हैं। मिजोरम की बात की जाए 4,336, मेघालय में 4110, त्रिपुरा में भी 4100 से ऊपर है। अरुणाचल प्रदेश की बात कीजिए, वहां पर भी 3,918 है। मतलब पूर्वोत्तर राज्यों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो सच में चिंता होती है कि आखिर वहां पर स्थिति नियंत्रण में क्यों नहीं आ पा रही। क्या मानकर चला जाए कि ये सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं की कमी है, जो टेस्टिंग होनी चाहिए वो ठीक से नहीं हो पा रही है? जिस तरह से डॉक्टर अनिता ने कहा कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन होना चाहिए, तो क्या यही कारण है कि वहां पे ठीक तरीके से एहतियात नहीं बरती जा रही है? एक चीज समझना जरूरी है, जब दिल्ली में दूसरी वेव आ रही थी उस समय पूर्वोत्तर राज्यों में केसेस नहीं बढ़ रहे थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की तो हम 2 साल से बात कर रहे हैं, और जितनी घनी आबादी दिल्ली उत्तर प्रदेश में है उतनी घनी आबादी पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है? तो ये पता चलता है कि वैक्सीन के माध्यम से ही आप कोरोना को हरा सकते। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सब चीजें 2 साल से चल रही है। उसके बाद भी केरला में, मुंबई में, उसके बाद पूर्वोत्तर जो भी केसेस आ रहे हैं, देखिए 40,000 केसेस रोज आ रहे हैं, 1000 लोगों की मृत्यु हो रही है कोरोना। तो क्या बताता है कि वायरस जब तक पूरी पॉपुलेशन को या तो वायरस के माध्यम से या वैक्सीन के माध्यम से इम्यूनिटी नहीं आएगी, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, तब तक वायरस चलता रहेगा। उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिसमें वायरस एंटीबॉडी को भेद के भी उनको परेशान करेगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो ये वेव्स है, इसको एसिंक्रोनस वेव्स कहते हैं। कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली ने अपना ब्रंट झेल लिया अप्रैल और मई के महीने में, अब वो दूसरे राज्यों में उस प्रकार से चल रही है। जीरो प्रिविलेंस डेटा आपको ये बताएगा कि आपका कितने प्रतिशत लोग पहली वेव में कोरोना से ग्रसित हुए थे और दूसरी वेव से हुए थे। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो प्रियंका जी दिल्ली में भी नहीं है, तो दिल्ली में और गुरुग्राम में या एनसीआर में केसेस क्यों नहीं बढ़ रहे? वो इसलिए नहीं बढ़ रहे कि विदाउट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अगर एंटीबॉडीज हैं और आपको वैक्सीनेशन की दर तेज है और दोनों जैब लगे हुए हैं, तो आपको डेल्टा वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी वही बात है। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है पूरे देश में, कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा जी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सफिशिएंट नहीं है। इस समय जो एक्यूट स्थिति है वो लॉकडाउन की है, कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि वैक्सीनेशन की दर को 50 से 60% लोगों को दोनों टीके लगाना आवश्यक है, तभी हम इस वेव्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज में रोक पाएंगे। तो डेल्टा और डेल्टा प्लस में बात बिल्कुल साफ है प्रियंका जी, कि 2 टीका ही बचा सकता है। और हम देखें तो कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने डबल डिजिट में 2% 2 टीके लगाए हैं। उसमें एक गुजरात है, एक केरला है और एक दिल्ली है। तो इन सभी की एवरेज 12%, 13% और 10% के करीब है। बाकी पूरे जगह पे देश में एक ही टीका लगा है, और वो भी मुश्किल से। कहने का मतलब ये है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना आवश्यक है, तो पब्लिक उसको नहीं यूज करेगी। आपको सरकारों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाना पड़ेगा, और डेल्टा वेरिएंट जैसी जीनोमिक सर्विलेंस दिखाता है उस जगह को आप। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है और उसके अलावा बाकायदा आईएमए ने भी कहा है कि आपको जरूरत है कि जो यात्राएं हो रही हैं उन्हें रोकना होगा, और आईएमए की तरफ से बाकायदा एक शब्द भी इस्तेमाल किया गया कि लोगों को घुमक्कड़ी से बचना होगा। तो इससे भी साफ तौर पर पता चलता है कि तीसरी लहर को जो कहा जा रहा है कि देखिए इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, उतनी ज्यादा प्रभावी नहीं होगी, लेकिन अगर आईएमए इतनी बड़ी बात कह रहा है कि लोगों को घुमक्कड़ी से बचना चाहिए, तीसरी लहर घातक हो सकती है, तो इस पर तो विचार करना पड़ेगा ना। जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है अब दोबारा बढ़ रहा है, बहुत केरला से भी, महाराष्ट्र और पूरा ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमने जब आपको बताया, पहले था 2.23% पॉजिटिविटी, अभी 10 के ऊपर हो गया है परसेंटेज। सो दिस इज अ ट्रेंड। ये पहले भी हुआ था सेकेंड वेव के आने के पहले, कि थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं।
अभी भी वो ट्रेंड दिखाई दिया। सो इसी में हमारे सबका डर हो गया और उसीलिए बहुत ही जल्दीबाजी है। इसके साथ साथ IMA का भी एफर्ट है कैसे हम स्टॉप करें थर्ड वेव के लिए। आप समझ लिए जो मणिपुर का मिजोरम का जो लास्ट रिपोर्ट है दैट इज डेल्टा पॉजिटिव वायरस, उसमें 90% में सैंपल्स में दिखाया गया। ये अच्छा खबर नहीं है। अगर ये डेल्टा प्लस हमारे आदमी के पास फैलते रहते हैं तो डेल्टा प्लस बहुत जल्दी जल्दी फैलते हैं, पेशेंट मरीज को जल्दी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, सांस का तकलीफ होता है, आईसीयू का जरूरत होता है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है उनको, CT स्कैन में फ्लोरिड निमोनिया दिखाई देता है। सो और हॉस्पिटल एडमिशन, ऑक्सीजन, बड़े दवा का जरूरत होता है। सो बहुत ही खतरनाक बात है। अभी इंडिया में अभी हम लोग सेकेंड वेव से थोड़ा बहुत निकल रहा है, सेकेंड वेव अभी गया नहीं है, उसके साथ साथ हमारे पास इंडिकेशन आ गया कि थर्ड वेव आने वाले हैं। सो स्टैटिस्टिक्स में दिखाई गया है थर्ड वेव आ सकता है, ऐसे करके पहले भी आया था, थोड़ा बर्डन्स राइज हो रहा है। इसीलिए हमको सबको तैयार रखना है। एक ही हमारे पास हथियार है जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसके साथ साथ जब आपका बारी आएगा वैक्सीनेशन लेना चाहिए। वैक्सीनेशन मिक्स नहीं करना चाहिए। आपको कोविशील्ड, कोवैक्सीन बहुत ही अच्छे हैं, उसके साथ साथ स्पुतनिक भी अभी चल रहा है। स्पुतनिक आ चुके हैं, काफी आदमी ले चुके हैं, स्पुतनिक ले लीजिए। और उसके साथ साथ हमारे साथ भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में, हेल्थ सेक्टर में बहुत आदमी को एम्प्लॉयमेंट करना है, ट्रेनिंग भी देना है, डॉक्टर्स, नर्सेस अभी चल रहा है। अभी देखिए आपका जो फोटो है, सो बेड ऑक्सीजन का तैयारी हो रहा है, ऑक्सीजन प्लांट्स रहना है। बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकता है नेक्स्ट वेव, इसीलिए ट्रेनिंग देना है। पीडियाट्रिक के लिए अलग सा बेड रिजर्व करना है पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए। सो ये सब हमारे साथ साथ है, हथियार है कैसे जितने जल्दी है हमारे पूरा सारे पॉपुलेशन को अगर हम वैक्सीनेट कर सकेंगे तो अच्छा है। और भी एक बात बताना चाहते हैं कि पीडियाट्रिक का वैक्सीनेशन अभी शुरू हो चुके हैं, ट्रायल शुरू हो चुके हैं। अभी वैक्सीन अप्रूवल नहीं हुआ। एक तो है नोवोवैक्स चल रहा है, दूसरा एक वैक्सीन भी आ रहा है। अगर बच्चों को भी वैक्सीन लग जाएगा और भी बढ़िया है, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और कहीं तरीका के सबको मिल करके एक किसी आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब स्टेट गवर्नमेंट बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम हेल्थ केयर, आप मीडिया और तमाम आदमी, सब हमको मिल करके इसके लिए लड़ना है, क्योंकि हमको थर्ड वेव नहीं चाहिए। किसी हिसाब से बंद करना है थर्ड वेव, बिकॉज बहुत हमारे पास हो चुके हैं। सो हम हमारे एक साथ इकट्ठे होकर थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। सो टू दी व्यूअर्स, प्लीज फॉलो दी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसके साथ साथ वैक्सीन ले लीजिए अपने जब बारी आएगा। और ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाने से जैसे हो रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, क्योंकि अभी देखिए 2.23% का 10% हुआ है पॉजिटिविटी। दिस इज अ वार्निंग कि होल इंडिया में भी स्प्रेड हो सकता है ये वाला। बिल्कुल। और जब भी हम इस कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर्स जुड़ते हैं हमारे साथ, तो सभी हमारे डॉक्टर्स लोगों से यही अपील करते हैं कि देखिए जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी नियम है, उनका पालन कीजिए। लगातार ये अपील की जाती है और उम्मीद है कि लोग इस अपील पर गौर भी करेंगे। डॉक्टर भार्गव, पूर्वोत्तर राज्यों का जो कि जिक्र कर रहे हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा इस मसले को लेकर बहुत ही संजीदगी दिखाई है, बातचीत भी की है आज मुख्यमंत्रियों से वहाँ के। लेकिन आखिर क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं जिस पर चलकर वहाँ की इस समस्या का समाधान हो सके? क्या जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो भी देश के दूसरे हिस्से से बिल्कुल अलग है। प्रियंका जी, देश में अगर अमेरिका को आप मॉडल समझते हैं, जहाँ पे आइस कोल्ड सिचुएशंस हैं, टेरेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, उसी प्रकार से आप देश को भी एक ही चीज वहां पे भी काम आई है, वहां है वैक्सीनेशन। 55 से 60% लोगों को वहां पे 2 टीके और 48% को 2 टीके लग चुके हैं। और उसी के बाद वो हटाने में कामयाब हुई और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से अभी एक रिपोर्ट आई वॉशिंगटन पोस्ट में, जहां पे 6 लोगों को डिनर करते हुए कोविड हुआ, दोनों जान लगी हुई थी, फिर भी उनको बहुत ज्यादा कुछ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना, अगर हम बड़ा कि कोरोना हमारे साथ रहेगा, कोरोना कहीं नहीं जा रहा, तो हमारे को चाहिए क्या कि हमारे सिस्टम जो हमारे पास, अगर 100 बेड है तो 100 ही मरीज है, 200 मरीज ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा चीज है कि आईसीयू में जाके उनकी मृत्यु ना हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, किस प्रकार से हम नंबर्स को एकदम से सर्ज होने से रोक सकते हैं। तो हमको क्या पता चलता है वो कैसे होगा? वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो 2 साल से अपन बोल ही रहे हैं प्रियंका जी, पर अभी तक शायद
देश में इसका पालन करवाना बहुत मुश्किल काम है। तो दूसरा बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। हम रोज बोल रहे हैं, पिछले महीने से बोल रहे हैं कि हमारे को 1 करोड़ वैक्सीन लगाना रोज की हमारी अनिवार्यता है, और 1 करोड़ वैक्सीन लगती है तो हम 3 महीने में दो वैक्सीन लगा पाए। प्रियंका जी, शायद वो दर कहीं ना कहीं 21 जून के बाद हमने 80 लाख लगाया तो कीर्तिमान जरूर स्थापित किया, पर उसको हम सस्टेन नहीं कर पाए। तभी ये वेव हम देख रहे हैं। आज की 40-50 हजार केस रोज आ रहे हैं, ये जानना आवश्यक है। और वो दिन दूर नहीं जहां पे वायरस म्यूटेट करेगा, और जो हमने दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरह की हालत देखी है, शायद वो म्यूटेटेड वायरस फिर हमको परेशान करने के लिए सक्षमता से अपना सर उठा पाएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज एक ही चीज है, जितना आप वायरस को मल्टीप्लाई होने का मौका देंगे, वो उतना मल्टीप्लाई होगा और उतना ही आपको गंभीरता करेगा। तो अगर कोई हथियार है तो वो सिर्फ 2 ही है, एक लॉकडाउन जहां पे डेल्टा या डेल्टा प्लस वायरस है वो, और दूसरा वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीन बढ़ाते जाएंगे, रोज की 1 करोड़ वैक्सीन लग पाएंगे, तो 3 महीने में आप शायद कोविड से या कोरोना से निजात पा पाएंगे। कोरोना को आप सिमरिंग, जिसे हम अंगारे कहते हैं, छोटे छोटे वो रहती रहेगी, आग नहीं रहेगी। प्रियंका जी, ये बात बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन ही एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है, और उनका कहना यह है कि केंद्र की तरफ से हमें वैक्सीन नहीं मिल पा रही तो हम लगाए कहां से। लेकिन डॉक्टर अनीता, यहाँ WHO की तरफ से एक बात और बड़ी संजीदगी के साथ कही गई है कि लोग वैक्सीन को मिक्स ना करें। ये इसका क्या मतलब हुआ है, और अगर मिक्स करते भी हैं तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस बाबत कुछ बताइए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देते हैं। अभी आपको जो WHO का, इवन हमारा स्वामीनाथन का वो जो रिपोर्ट आया है, एक्चुअली बाय प्रोटोकॉल वैक्सीन मिक्स नहीं करना चाहिए। आपको नाइदर कोविशील्ड नॉर कोवैक्सीन नॉर स्पुतनिक अभी तक हमारे पास अप्रूवल नहीं है, कहीं पे भी नहीं किया हुआ है। ओके, बट अभी नया ट्रायल्स चल रहा है यूनाइटेड किंगडम में, विदेशों में, कि अगर फर्स्ट डोज एक वैक्सीन, दूसरा डोज दूसरे तरीका का वैक्सीन, डिफरेंट मोडालिटी ऑफ वैक्सीन अगर हम दे सकते हैं, क्या होता है। उसका रिजल्ट अभी तक हमारे पास नहीं आया है। बट ये एक बार हमारे देश में एक ही स्टेट में एक बार बाय मिस्टेक दोनों डोज मिक्स हो गया, कोविशील्ड कोवैक्सीन एक आदमी को 2 लग गया, बट उसी से अभी खुद इसमें खतरनाक कुछ नहीं है। ओके, उतना साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, बट हमको पता नहीं है फायदा कितना हो रहा है। बट रिसर्च चल रहा है, अगर हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दें तो कितना एंटीबॉडी हो रहा है, उसके बाद अगर हम mRNA वैक्सीन दें तो इसके ज्यादा वैक्सीनेटर हो रहे हैं, और अगर फर्स्ट mRNA दे, दूसरा डेड वायरस दे, क्या होता। इसके अभी ट्रायल चल रहा है, हमारे पास पूरा रिपोर्ट्स नहीं आया है। मिक्स एंड मैच करके वैक्सीन देने के बाद रिजल्ट्स कभी है, अभी तक एज अ मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर हम किसी को एडवाइस नहीं करते हैं, प्लीज मिक्स एंड गिव द वैक्सीन, इट इज नॉट अप्रूव्ड, प्लीज वेट till approval comes। और एक बात बताना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में, I couldn't complete last time। अभी गवर्नमेंट का एक नया प्रोसीजर है, आपने सही ढंग से बताया कि नॉर्थ ईस्ट में वैक्सीन नहीं है, बिकॉज आपको पता है फुल्ली हिली एरिया, एक जगह से दूसरा जगह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, अगर रोड बोलिए, रेल बोलिए, ओनली फ्लाइट वगैरह। सो गवर्नमेंट इज आल्सो स्पीकिंग विद मेनी ऑफ द एयरलाइंस लाइक स्पाइस जेट, इंडिगो एंड आल्सो इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरफोर्स के साथ, अगर वो एयरलिफ्ट कर सकेंगे जो वैक्सीन को पैराशूट से, छोटा फ्लाइट से, कि अगर मणिपुर से हमको अगरतला ले जाना से, गुवाहाटी से हमको और कहीं पे ले जाना से, वो बात चल रहा है। एंड आई लाइक द आइडिया वेरी मच, बिकॉज अगर आप वो कर सकते हैं, नॉट ओनली वैक्सीन, हम हेल्थ केयर वर्कर्स को भी उठा करके सुबह ले जाए, सारा दिन कैंप करके डिफरेंट जगह में हम पूरा वैक्सीनेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, इस तरीके से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसे बढ़ाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंप्लीटली अलग है इंडिया से, कंप्लीटली अलग है इंडिया से, उसी हिसाब से डॉक्टर भार्गव, नया तरीका होना चाहिए। ठीक है जी डॉक्टर भार्गव। अनीता, उन्हीं हिली एरियाज में, उन्हीं नदी नालों में, पहाड़ों की चोटियों पे इलेक्शन हो सकता है, वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन के नए तरीके इजाद करने पर यह हास्यास्पद बात है। जो कंट्री 75 साल से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, बच्चों को पोलियो हो, DPT हो, ट्यूबरक्लोसिस की मेडिकेशन, BCG हो, उसको लगाने में सक्षम, और आज कोविड की वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मुश्किल आती है। बिल्कुल, हमको अपनी प्रोटेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल प्रोटेक्शन बढ़ाना पड़ेगा उसका, और बिल्कुल सही बात है डॉक्टर भार्गव। 13 करोड़ है,
हमको चाहिए 1 करोड़ 30 करोड़ रोज हर महीने लगनी है। प्रोडक्शन सिर्फ 13 करोड़ है, 17 करोड़ का शॉर्टफॉल है। कौन खाएगा, कौन किसको लगाएगा और कौन सी वेव कब रुकेगी? इसका एक ही तरीका है अनीता जी और प्रियंका जी, वो है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिता, ये सारी जानकारी देने के लिए। और फिलहाल आपको बता दें कि हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।